नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है बीआरजी न्यूज। दिन भर की कुछ अहम और खास खबरों के साथ बीआरजी न्यूज रूम में आप सबका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पालिका के शासक पक्ष का 5 साल का कार्यकाल हुआ पूरा। सरकारी वाहनों को जमा करवाने का सिलसिला शुरू। स्थायी समिति के अध्यक्ष ने अपनी सरकारी गाड़ी को करवाया जमा। दुनिया के सबसे ठंडी जगह पर चलती स्कूल पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कोरोना काल में भी -50 डिग्री तापमान में अभी भी चल रही है स्कूल। कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध के चलते गुजरात किसान समाज का राज्य सरकार पर आरोप। किसान संगठन के सदस्यों की हर हरकत पर राज्य पुलिस रख रही है नजर। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आज हम आपको दुनिया के सबसे ठंडी जगह पे आई स्कूल के बारे में बताते हैं। जी हां, साइबेरिया में -50 डिग्री तापमान में भी स्कूल चलते हैं। यहां पर 11 साल या उससे कम आयु के बच्चों को -52 डिग्री तापमान या फिर उससे भी नीचे चला जाए तब ही छुट्टी दी जाती है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां -50 डिग्री सेल्सियस के तापमान में स्कूल के बच्चे पढ़ाई करते हैं? जी हां, साइबेरिया एक ऐसी जगह है जो दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में से एक है और इसी क्षेत्र में दुनिया का सबसे ठंडा स्कूल भी है। यहाँ का तापमान अक्सर -50 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। हाड़ कंपा देने वाली इस ठंड में छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई करने पहुँचते हैं। आपको बता दें कि ये स्कूल 11 साल या उससे कम उम्र के छात्रों के लिए तभी बंद होता है जब तापमान -52 डिग्री या उससे भी कम चला जाता है। ये स्कूल साइबेरिया के ओएम याकोन नाम के शहर में स्थित है और यहाँ पोस्ट ऑफिस समेत बैंक जैसी बुनियादी सुविधाएं भी मौजूद है। इस बेहद दुर्गम और चुनौतीपूर्ण जगह पर भी कोरोना वायरस का खतरा बना हुआ है और स्कूल में आने वाले छात्रों समेत पेरेंट्स और स्टाफ को भी स्कूल में आने से पहले अपना तापमान चेक करवाना होता है। ओएम याकोन नाम के शहर में इस स्कूल को साल 1932 में स्टाइलिन के राजा ने बनवाया था। इस स्कूल में खारा तुमुल और बेरेग यूड गांव के बच्चे पढ़ाई करने आते हैं। बड़ौदा महानगर पालिका का 5 साल का कार्यकाल कल खत्म हो गया, जिसके बाद अब सरकारी गाड़ियों को जमा करवाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज स्थायी समिति के अध्यक्ष सतीश पटेल ने अपनी सरकारी गाड़ी को जमा करवाया। बड़ौदा महानगर पालिका के शासक पक्ष के 5 सालों की अवधि कल खत्म हो गई है। तब आज पालिका पदाधिकारियों के सरकारी वाहनों को वापस जमा करवाने का सिलसिला भी शुरू हो गया। आज स्थायी समिति के अध्यक्ष सतीश पटेल ने अपनी सरकारी गाड़ी को वापस रख दिया। 5 साल के कार्यकाल में अपने सरकारी कामों में पदाधिकारी इन वाहनों का उपयोग करते हैं। 13 दिसंबर यानी कि कल तक पालिका के पदाधिकारियों को अपनी सरकारी वाहनों को वापस जमा करवाना होगा। हाँ, सरकारी व्हीकल काले हमारी टर्म पूरी થઈ ગઈ છે। આમ તો અમે 13 તારીખે કાયદેસર ઉતરીએ, પણ શનિ રવિ રજા છે એટલે હવે અમારે કોઈ કોર્પોરેશનનું કોઈ એવું કામ નથી કે કોઈ કઈ જગ્યાએ જવાનું થાય કે આવવાનું થાય એટલે હમણાં જ મારો ડ્રાઈવર મેં વ્હીકલ પુલથી બોલાવ્યો છે અને વ્હીકલ પુલમાં ગાડી જમા કરાવવા જાય છે હમણાં। कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। तब इसकी असर अब गुजरात में भी देखने को मिल रही है। गुजरात किसान समाज के मुखिया ने राज्य सरकार पर आज गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सभी किसान संगठनों के पदाधिकारियों को नज़र कैद रखा जा रहा है और पुलिस लगातार उनकी हरकत पर नज़र बनाए हुए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब समेत के राज्यों में इसका भी भारी असर देखने को मिल रहा है। तब गुजरात किसान समाज ने राज्य सरकार पर सनसनीखेज आरोप लगाए, जिसमें किसान समाज के महामंत्री विपिन पटेल के मुताबिक गुजरात में कई किसान संगठनों के अग्रणियों को राज्य सरकार ने नज़र कैद किए होने की बात कही। पुलिस लगातार किसान संगठनों के सदस्यों के घर के बाहर घूम रही है और उनकी हर एक हरकत पर नज़र रखी जा रही है। भारत देश में 3 ખેડૂતો વિરોધી જે કાયદા થઈ રહ્યા છે એમાં આખા દેશના ખેડૂતો, હરિયાણા પંજાબ એકલું નથી
પરંતુ ત્યાં અત્યારે દિલ્હીના ઘેરાવની અંદર આખા દેશના ખેડૂતો જોડાઈ રહ્યા છે. ગુજરાતના પણ 1000થી 1500 ખેડૂતો ત્યાં પહોંચી ગયા છે અને ધીરે ધીરે તબક્કા વાઇઝ એ લોકો પણ ત્યાં જવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. પરંતુ અત્યારે ગુજરાતની અંદર જે એક ગાંધીનગરમાં અમદાવાદ ખાતે જે અમારી સંસદ રાખવાની હતી ખેડૂતોની, એ દિવસથી આખા ગુજરાતના ખેડૂત આગેવાનો ઉપર સરકારે અમને નજરકેદની જેમ કાં તો અમારે ત્યાં ઘરની આસપાસ બેસી રહેતા હોય છે, અમે ક્યાં જઈએ છીએ ક્યાં આવીએ છીએ તો એની એક ખબર અંતર કાઢે છે કે, પરંતુ બીજી કોઈ એવી ખોટી કણગત નથી. પરંતુ અમારી ઉપર અમે કંઈ બહાર ન જઈએ અથવા કોઈ આંદોલન ન કરી શકીએ એના માટેની તજવીજના ભાગરૂપે એ લોકો हमारी साथे सतत वॉच में रहता હોય છે. वहीं गांधीनगर में किसान सांसद के आयोजन को भी नाकाम करने राज्य सरकार कार्यरत है. ऐसी बात भी किसान समाज के महामंत्री ने आज कही थी. गुजरात से कई किसान कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में दिल्ली बॉर्डर पहुंच गए होने का भी खुलासा विपिन पटेल ने किया था. પરંતુ અત્યારે જે દેશનું આંદોલન ચાલી રહ્યું છે, ભલે ગુજરાતની સરકાર ગુજરાતના ખેડૂતોને દબાવીને બેસાડી રાખશે, પરંતુ ગુજરાતના ખેડૂતોનું આંદોલન નથી, આ સમગ્ર દેશના ખેડૂતોનું આંદોલન છે. અને ગઈકાલે પણ આજે બીજા પંજાબ અને હરિયાણામાંથી 50,000 ખેડૂતો એ લોકો ત્યાં પહોંચવાના દિલ્હીમાં ઘૂસી પણ ગયા છે. ત્યાં કોઈને રોકટોક નથી અને ત્યાં સરકાર અત્યારે બસ થઈને અત્યારે એ થઈ રહી છે કે વહેલી તકે તમે સમાધાન કરો. પણ મને નહીં જવા દે. ઘરે ઘરે ખેડૂતોના ઘરે પોલીસ બેસાડશે. આજે 12 તાલુકા કરજણના કે છોટાઉદેપુરના આખા દેશની અંદર જે તાલુકાની અંદર કે મારા જેવા અસંખ્ય કાર્યકરોને ત્યાં સુરતમાં પણ નજરકેદ છે, ભરૂચમાં પણ નજરકેદ છે, વડોદરામાં પણ છે, વલસાડમાં છે, એવા મહેસાણા, અમદાવાદ બધી જ જગ્યાએ મૂકી દીધું છે. પરંતુ માનો કે 5-50 આગેવાનોને અહીંયા બેસાડી રાખે કાં તો એને વોચ રાખીને નહીં જવા દે, તો અમારી પાછળની બીજી જે યંગસ્ટરની જે ટીમ છે એ ટીમે પોતાની તૈયારીઓ કરી અને એના ભાગરૂપે 2000થી 5000 ખેડૂતો ત્યાં ધીરે ધીરે પહોંચવાની તૈયારીમાં છે. અને બીજે ધીરે ધીરે દરેક જગ્યાએથી તબક્કા વાઇઝ ટ્રેનોમાં એમાં બધા જઈ રહ્યા છે. अब खबर हिमाचल प्रदेश से आई है, जहां पर बर्फबारी की सीधी असर जनजीवन पर पड़ी है. आज दोपहर में 6 इंच से 1 फीट तक बर्फबारी से यातायात पर भी सीधी असर हुई. ये तस्वीरें हिमाचल के लाहौल घाटी की है, जहां भारी बर्फबारी से जीवन प्रभावित देखा गया. ज़िले में करीबन 6 इंच से 1 फीट तक ताज़ा बर्फबारी दर्ज की गई है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग 3 भी बाधित हुआ. मनाली और केलंग मार्ग बंद होने से मरीजों की मुश्किल जहां बढ़ी, वहीं किसानों के लिए ये बर्फबारी लाभदायक बनी है. हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में आए मलाना गांव में 5 इंच बर्फबारी से मुश्किलें बढ़ती नजर आई. इस गांव की बिजली आपूर्ति बाधित हुई है और यातायात भी प्रभावित हुआ है. बर्फबारी की असर अब धीरे धीरे दिल्ली समेत बाकी के राज्यों पे भी पड़ेगी और तापमान का पारा और लुढ़कने के आसार है, जिससे ठंड बढ़ेगी. खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे एक कमर्शियल ब्रेक. तो देखते रहिए बीआरजी न्यूज. बीआरजी ग्रुप ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है.
श्री स्वामीनारायण मंदिर कुंडल धाम में कोरोना महामारी के इस समय से जल्द निजात पाने स्वामीनारायण भगवान के विशेष पूजन अर्चन किए गए थे। वर्चुअल तरीके से आयोजित इस पूजन में देश विदेश के 15,000 स्वामीनारायण भक्त जुड़े थे। श्री स्वामीनारायण मंदिर कुंडल धाम की ओर से पूरे विश्व को कोरोना महामारी के अशुभ समय से जल्द निजात दिलवाने विशेष पूजन किए गए थे। परम पूज्य श्री ज्ञान जीवन दास जी स्वामी की अध्यक्षता में वर्चुअल महापूजा आयोजित हुई थी, जिसमें देश विदेश के 15,000 से ज़्यादा भक्त जुड़े थे। कुंडल धाम स्वामीनारायण मंदिर परिसर में शास्त्रोक्त वैदिक मंत्रों से पूजन किए गए, जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों से स्वामीनारायण भक्त ऑनलाइन माध्यम से जुड़े थे। कोरोना महामारी को समूचे विश्व से जल्द खत्म करने भगवान के चरणों में प्रार्थना की गई। वहीं इस महापूजा का फल कोरोना महामारी के चलते आर्थिक और सामाजिक परेशानियां झेल रहे भक्तों को अर्पण करने का संकल्प भी लिया गया था। एजीएसयू ग्रुप की ओर से आज कॉमर्स फैकल्टी के डीन को आवेदन दिया गया, जिसमें 15 दिसंबर से टीवाई बीकॉम के जो ऑनलाइन इम्तिहान शुरू हो रहे हैं उसमें वेबसाइट पर दिए गए पाठ्यक्रम के हिसाब से ही सवाल पूछे जाएं, ऐसी मांग की गई। एजीएसयू ग्रुप की ओर से कॉमर्स फैकल्टी डीन को आवेदन दिया गया, जिसमें टीवाई बीकॉम के ऑनलाइन इम्तिहान में वेबसाइट पर दिए गए पाठ्यक्रम के मुताबिक ही सवाल पूछे जाएं, ऐसी बात कही गई थी। 15 दिसंबर से टीवाई बीकॉम के ऑनलाइन इम्तिहान होने वाले हैं। तब छात्रों को पाठ्यक्रम के बाहर के सवाल पूछे जाने पर वो ऑनलाइन माध्यम पर फैकल्टी शिक्षकों से उस बारे में इम्तिहान के दौरान बता नहीं पाते हैं। तब बीते कुछ समय पहले भी कॉमर्स फैकल्टी के ऑनलाइन इम्तिहानों में ये समस्या आई थी, जिसको देखते हुए एजीएसयू ग्रुप ने 15 दिसंबर से शुरू होते इम्तिहान में इस बात पर विशेष ध्यान देने की बात आज कॉमर्स फैकल्टी डीन को कही थी। मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। ऑल गुजरात स्टूडेंट યુનિયન એજીએસયુ તથા હું પંકજ જયસ્વાલ મારા દ્વારા કોમર્સ ફેકલ્ટીની મેઇન બિલ્ડિંગ ખાતે કોમર્સ ફેકલ્ટીના ડીન ઓફ સ્ટુડન્ટ શ્રી શંકર ઝા સરને આવેદનપત્ર આપી રજૂઆત કરવામાં આવી કે આવનારી 15મી ડિસેમ્બરથી જે ફેકલ્ટીના સત્તાધીશો દ્વારા ટીવાઈ બીકોમની ઓનલાઈન એક્ઝામ લેવામાં આવવાની છે, તો એમાં સિલેબસ જે યુનિવર્સિટી દ્વારા આપવામાં આવ્યું છે દરેક વિદ્યાર્થીઓને એમાંથી જ પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે, કારણ કે ભૂતકાળમાં જ્યારે ટીવાઈની એક્ઝામ થઈ હતી ઓક્ટોબર માસમાં, ત્યારે ઓડિટ નામનો એક વિષય છે, એમાં જે સિલેબસ નહોતું એનો બી પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો હતો। સાથે સાથે અમુક બે પ્રશ્નો એવામાં હતા કે જેના વિકલ્પ ખોટા હતા, જેથી વિદ્યાર્થીઓને લગભગ 8 જેટલા માર્ક્સનું નુકસાન થયું હતું, કારણ કે દરેક પ્રશ્ન 2 માર્ક્સનો હોય છે અને ઓનલાઈન એક્ઝામ દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓ કોઈ સર ટીચરને રજૂઆત પણ નથી કરી શકતા, જેનો એ લોકોને નુકસાન ઉઠાવવું પડે છે। તો આ અમારી રજૂઆત હતી કે ઓનલાઈન એક્ઝામ પોર્ટલ પર જ્યારે બી પેપર અપલોડ કરવામાં આવે સંપૂર્ણ રીતે એની ચકાસણી કરવામાં આવે, ચકાસણી કરી રહ્યા પછી જ એ પેપરને વેબસાઇટ પર અપલોડ કરવામાં આવે, જેથી દરેક વિદ્યાર્થી એને વાંચીને પોતાનો જવાબ આપી શકે। અને અમારી માંગને યોગ્ય ગણાવતા સરે બાંયધરી આપી છે કે સંપૂર્ણ રીતે પેપરની ચકાસણી કર્યા બાદ જ ઓનલાઈન એક્ઝામ પોર્ટલ પર અપલોડ કરવામાં આવશે। बीते 2 दिनों से बेमौसम बारिश की सीधी असर सब्जी समेत के खेत उत्पादों पे पड़ी है। आज खंडेराव मार्केट में सब्जी के दाम गिरे हुए नजर आए। बीते 2 दिनों से अरब समंदर में डिप्रेशन के चलते राज्य में बेमौसम बारिश हो रही है। तब इस बारिश की सीधी असर सब्जी समेत के खेत उत्पादों पे पड़ रही है। आज खंडेराव सब्जी मार्केट में सब्जियों के दाम में भारी गिरावट दर्ज की गई। बारिश से बची कुची सब्जी की फसल खराब न हो, उस हेतु से किसान कम दामों में सब्जी व्यापारियों को बेच रहे हैं। બધું સસ્તું જ છે। તુવેરો 30 રૂપિયા 40 રૂપિયા કિલો, બટાકા 40 રૂપિયા કિલો થઈ ગયા, ટામેટા 30-40 રૂપિયા કિલો થઈ ગયા। આવક થઈ ગયા નહીં યાર, ખેડૂતો ગભરાઈને તોડી નાખે કે બગડી જાય, એના કરતાં બધું તોડી નાખો એટલે। वहीं सब्जी मंडी में कोरोना महामारी के चलते ग्राहकों की भीड़ कम रहे, उस हेतु से ज़्यादा व्यापार नहीं हो पा रहा है और इससे कहीं ना कहीं किसान समेत व्यापारियों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। આપણે આમ તો જુઓ છો કે વેપારીઓને અને ખેડૂતોને આ કોરોના લઈને તો એક માર પડી જ રહ્યો છે, એમાં પાછું ઉપરથી આ કુદરત જે રૂઠાઈ છે અને 2 દિવસ જે માવઠાની અસર છે એ ખેડૂતોને ઊભા પાકને બહુ મોટું નુકસાન કરે છે કે એ લોકોને પડતર કિંમત પણ મળતી નથી। બજારમાં માર્કેટમાં વેપારીનો માલ તો મળી રહે છે, પણ રિટેલ ગ્રાહકી આજે આ કોરોનાના લઈને થતી નથી। બીજું કે ખેડૂતો આજે માર્કેટમાં માલ લઈને આવે છે
એ લોકોને ગામડેથી લઈને જે આવે છે એ માલની ઉપજ પૂરીથી થતી નથી, એમના ભાડાના પણ પૈસા નીકળતા નથી, એમને માલ એમને એમ છોડીને જવો પડે છે માર્કેટમાં મૂકીને. એના લીધે આર્થિક નુકસાન બધું ઘણું જ થાય છે. લગભગ 50થી 60% માવઠાના લીધે વેપારીઓને અસર પડે છે, કારણ કે ઊભો પાક હોય એટલે કોઈ બી રીતે ગમે તે રીતે મજૂરોને વધારે પૈસા આપીને પણ એ માલ તોડાવવો જ પડે છે. એની સામે એમને પૂરતું વળતર બજારમાં મળતું નથી. खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले एक नजर आज की खास खबरों पे। पालिका के शासक पक्ष का 5 साल का कार्यकाल हुआ पूरा, सरकारी वाहनों को जमा करवाने का सिलसिला शुरू। स्थायी समिति के अध्यक्ष ने अपनी सरकारी गाड़ी को करवाया जमा। दुनिया के सबसे ठंडी जगह पर चलती स्कूल पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कोरोना काल में भी -50 डिग्री तापमान में अभी भी चल रही है स्कूल। कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध के चलते गुजरात किसान समाज का राज्य सरकार पर आरोप। किसान संगठन के सदस्यों की हर हरकत पर राज्य पुलिस रख रही है नजर। ये थी अब तक की खबरें। कल नई खबरों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक BRG न्यूज की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।